गुड मॉर्निंग बच्चों। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बेटा क्या है, लाइव क्लासेज नहीं चल पा रही हैं, कल भी नहीं चल पाई, आज भी। तो इसका मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो जो भी आपके प्रॉब्लम है उनको देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। थोड़ी सी अब जानते ही हैं कि ऑनलाइन क्लासेज में क्या है, अभी उतना हम लोग सक्षम नहीं है, हर तरह से क्या है दिक्कतें आती हैं, तो इसके लिए खेद है। बाकी जो चीज़ें बनने जा रही हैं उनको बेटा क्या है अपलोड कर देंगे, उनको देख लीजिएगा। चलिए बेटा, जो न्यूक्लियाई के लेक्चर 2 में हम लोग थे उसमें हमने न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ा था, आपको याद होगा। न्यूक्लियाई के लेक्चर 2 में हमने न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ा था। उस न्यूक्लियर रिएक्शन में मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको बता दिया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता दिया था, और हमने ये बता दिया था कि अगर रिएक्शन जैसे NP रिएक्शन हो, अल्फा पी रिएक्शन हो, ठीक है, तो वह क्या है उसको हमने बता दिया था। Q वैल्यू भी हमने बता दी थी, Q वैल्यू भी आपको बता दी। तो आज भी उसी से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, आज भी उसी से संबंधित प्रॉब्लम है, उसी से चीज़ें हैं, ठीक है। कि यहाँ पे कहा जा रहा है Q1 एंड Q2 वैल्यू ऑफ बीटा प्लस एंड बीटा माइनस इमिशन। Q1 और Q2 वैल्यू ऑफ बीटा प्लस एंड बीटा माइनस इमिशन। बीटा प्लस और बीटा माइनस इमिशन में क्या होगा, आप जानते हैं कि जब बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है तो एटॉमिक नंबर में क्या होता है, बीटा 1 बढ़ जाता है, और जब बीटा प्लस का जब इमिशन होता है तो एटॉमिक नंबर 1 घट जाता है। क्यों मालूम है? तो मान लीजिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी मैंने डिस्कस किया था, चूंकि ये पढ़ाने का एक सिलेबस का पार्ट है तो यहाँ भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। लेट द मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, यानी मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई जो है, यानी मास ऑफ एटॉमिक मास, याद रखिएगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इक्वल टू mx, ठीक है, एंड एटॉमिक मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई क्या है, ये my है। तो कह रहा कि बीटा प्लस और बीटा माइनस में आप क्या है यहाँ पर क्या फाइंड करिए, बीटा प्लस और बीटा माइनस में आप Q1 और Q2 वैल्यू को क्या है फाइंड करिए। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ थोड़ा सा हम आपको, ठीक है, ये एटॉमिक मास और न्यूक्लियर मास का क्या है चक्कर थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे बहुत बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर मास एंड एटॉमिक मास, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस, इसमें क्या अंतर है, क्या चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन के मास का डिफरेंस होता है। जैसे जब एटम कहा जाएगा, एटम, तो एटम में न्यूक्लियस भी आएगा और बेटा इलेक्ट्रॉन भी आएगा, और जब न्यूक्लियस कहा जाएगा, जब न्यूक्लियस कहा जाएगा तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आएगा। तो जैसे इस साल का 2019 का जो क्वेश्चन आया था कि अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज नॉट एटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ क्या, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं बेटा। लेकिन यही अगर कहा जाता 2He4 में कितना है, तो इसमें 2 न्यूट्रॉन भी हैं, 2 प्रोटॉन भी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं, यानी सब कुछ है इसमें। तो ऐसे ही बेटा न्यूक्लियर मास, ठीक है, और एटॉमिक मास में क्या रिलेशन होता है, जरा इसको ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये यम न्यूक्लियर है, ध्यान दीजिएगा इसको, बहुत बच्चे परेशान होते हैं इसमें, और प्लस जेड यम्मी है, ये देखिए, ये देखिएगा, ये न्यूक्लियर मास है, न्यूक्लियर मास है, ध्यान दीजिएगा, ये न्यूक्लियर मास है, यम एन जेड यक से अब प्लस जेड यम्मी, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन का मास है। तो अब ये देखिए पूरा एटम कंप्लीट हो गया कि नहीं भाई। एटम में क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा और क्या होगा, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटम की खोज हुई थी, रदरफोर्ड ने खोज किया, तो उसमें क्या है, ये देखिए ये भी हुआ और ये भी पाया गया। तो अब इसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। अब जैसे भी रिप्रेजेंट किया जाए इसको mx कहा जाता है, या इसी को अगर मान लीजिए नहीं कहीं होगा तो यम एटम एटॉमिक मास जेड यक से बोला जाएगा। तो ये रिलेशन होता है। मान लीजिए अगर कहीं कोई दूसरे फॉर्म में होता है, जैसे इस तरह से रहता है Mn Z-1 यक्स ए, तो ये याद रखिएगा, ये जो Z-1 होगा यही यहाँ होना चाहिए, Z-1 यम्मी, ठीक है। और ये देखिए ये क्या हो जाएगा, My हो जाएगा कि नहीं, मतलब एटॉमिक मास हो जाएगा। इसी तरह से Mn, ये देखिए Z-1 यक्स ए है,
तो याद रखिएगा प्लस जेड प्लस वन, ठीक है, एम ई इक्वल टू क्या, जो भी हो, एम वाई हो, एम जेड हो, जो भी नाम है, याद रखिएगा ये इसका एटॉमिक मास है। क्या है ये? इसका एटॉमिक मास है। एंड दिस इज द न्यूक्लियर मास। तो ये न्यूक्लियर मास और एटॉमिक मास में रिलेशन दिया है, ठीक है। तो इसको कृपया बेटा क्या है, अच्छे से ध्यान दिया करिएगा, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इज mx एंड एटॉमिक मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज my, देन फाइंड Q1 एंड Q2 वैल्यू ऑफ बीटा प्लस एंड बीटा माइनस, यानी Q1 और Q2 का बीटा प्लस और बीटा माइनस वैल्यू आप फाइंड करिए। फाइंड बीटा प्लस एंड बीटा माइनस वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। तो चलो सबसे पहले हम जरा बीटा माइनस इमिशन देख लेते हैं। आ जाओ भाई, बीटा माइनस इमिशन जरा देख लेते हैं। ये देखिए बीटा माइनस, ठीक है, इमिशन जरा देख लेते हैं क्या है बीटा माइनस इमिशन। तो देखिए बीटा माइनस इमिशन कैसे होगा बेटा, ये देखो ये जेड यक्स से, ये क्या होगा, जेड यक्स से। देखिएगा अगर बीटा माइनस इमिशन हो रहा है तो ये क्या होगा, जेड यक्स से, जेड यक्स से एक बीटा निकला, तो बताइए क्या हो जाएगा, जेड प्लस वन, और ये सॉरी जेड, ये वाई बनेगा, वाई ए माइनस वन बीटा जीरो, और जब बीटा निकलता है तो एंटी न्यूट्रॉनो साथ में निकलता है। क्या निकलता है, बीटा निकलता है तो एंटी न्यूट्रॉनो साथ में निकलता है। अब इसमें हमको Q1 वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलिए अगर इसमें Q1 वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें Q1 वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। अब यहीं पे लगाते हैं। ये देखिएगा ये न्यूक्लियर का मास, न्यूक्लियर का मास हम ले लेते हैं यम एन, ये देखिएगा न्यूक्लियर का मास ले लेते हैं यम एन जेड यक्स से, और इक्वल टू ये कितना हो गया, ये देखिएगा ये आपका न्यूक्लियर का मास, ये क्या हो गया जेड प्लस वन और वाई ए, और ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का मास हो गया अब प्लस Q1 वैल्यू अपॉन सी का स्क्वायर। भाई ये तो होता है, ठीक है, ये तो होगा Q1 अपॉन सी का स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको एटम में बदलना है, एटॉमिक मास में बदलना है, क्योंकि हमको पेरेंट और डॉटर का, पिता और पुत्री का क्या दिया है, पिता और पुत्री का एटॉमिक मास दिया है। तो एटॉमिक मास में बदलने के लिए तो हम क्या करेंगे, ये देखिए एटॉमिक मास में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जेड यक्स से और प्लस जेड यम्मी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों तरफ जेड यम्मी जोड़ देंगे। तो चलिए भाई ये जोड़ दे रहे हैं, तो यम एन, ये जेड प्लस वन वाई ए, और ये देखिए जेड यम्मी और प्लस यम्मी प्लस Q1 बाई सी का स्क्वायर। ये देखिए ये अब एटॉमिक मास में चेंज हो गया। इसको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, mx कहा गया है। क्वेश्चन का जो भी कहा हो, mx नहीं कहा हो, कुछ भी कहा हो, जो भी कहा हो, ये एटॉमिक मास होगा। और यहाँ देखिए ये यम एन जेड प्लस वन वाई ए और प्लस जेड प्लस वन यम्मी प्लस Q1 बाई सी का स्क्वायर, और ये देखिए ये mx हो गया, और ये देखिए ये डॉटर न्यूक्लियाई हो गया पूरा। देखिए डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास हो गया। देखिए भाई शुरुआत में भी बताया हमने, तो डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास हो गया my और प्लस Q1 बाई सी का स्क्वायर। यहाँ से आपको Q1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx माइनस my, ठीक है, सी का स्क्वायर। जहाँ mx और my क्या है बेटा, याद रखिएगा mx और my जो है, ठीक है, क्या एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है किसका, पेरेंट का, और my जो है एटॉमिक मास है किसका, डॉटर न्यूक्लियाई का। किसका है, याद रखिएगा न्यूक्लियर मास और एटॉमिक मास में अंतर होता है, न्यूक्लियस और एटम में अंतर होता है। एटम में आपका इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, और याद रखिएगा न्यूक्लियस में केवल और केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया, ये आपका क्या Q1 इक्वल टू mx माइनस my सी का स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया बीटा माइनस इमिशन। अब देखिए बीटा प्लस इमिशन में देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए भाई ये तो बीटा माइनस इमिशन हो गया, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब बीटा प्लस इमिशन देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। ये देखिए बीटा प्लस इमिशन, तो चलो भाई बीटा प्लस इमिशन देखा जाए क्या है, कैसे है। देखिए भाई बीटा प्लस इमिशन, ये देखो बीटा प्लस इमिशन, ठीक है भाई, बीटा प्लस इमिशन क्या है, कैसे है। तो आओ देखो भाई बीटा प्लस इमिशन क्या है, कैसे क्या चीज़ें हैं। देखिए बीटा प्लस इमिशन में क्या होता है, इसमें जैसे जेड यक्स से है तो ये देखिए वाई बनेगा, ए में तो कोई चेंज नहीं होगा, और ये जेड माइनस वन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस वन बीटा जीरो, और इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। क्या निकलता है इसके साथ, न्यूट्रिनो।
तो अब देखिए इसमें Q2 वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, Q2 वैल्यू फाइंड करनी है। बीटा प्लस इमिशन में हमको Q2 वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो अगर यहाँ पर Q2 वैल्यू फाइंड करनी है तो इस आधार पे क्या होगा, कैसे क्या हो जाएगा, देखिए इस आधार पे क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ न्यूक्लियर मास लेंगे, ये देखिए न्यूक्लियर मास, ये हो गया न्यूक्लियर मास जेड यक्स से, और ये क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मास Z-1 YA, और प्लस ये देखिएगा इलेक्ट्रॉन का मास, और प्लस Q2 बाई क्या हो जाएगा, C का स्क्वायर। ये माइनस प्लस का मतलब नहीं होता, जैसे बहुत बच्चे कहते हैं सर इलेक्ट्रॉन अगर -1 है तो माइनस ले लीजिएगा, ये प्लस है तो प्लस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी होगा, चाहे -1 होगा चाहे +1 होगा, यहाँ पर m ही जोड़ेंगे बेटा, यहाँ पर m ही जोड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चाहे +1 होगा चाहे -1 होगा, ये ध्यान रखे रहिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस m ही जोड़ेंगे। तो Mn Z यक्स से, ये देखिए Mn Z यक्स से Mn Z-1 y पे a हो गया, और प्लस m प्लस Q2 बाई क्या हो गया, ये c का स्क्वायर हो गया, प्लस Q2 बाई क्या हो गया, c का स्क्वायर हो गया। ये देखिए प्लस Q2 बाई c का स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमको क्या है, यहाँ से Q2 फाइंड करना है, तो पहले जरा इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। अब हमको एटॉमिक मास में चेंज करना पड़ेगा न्यूक्लियर। तो एटॉमिक मास में हमको देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी है भाई, बिना इलेक्ट्रॉन के तो एटम पूरा नहीं होगा, ये तो न्यूक्लियस दिया है केवल। तो ये क्या है, जितना आप जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो जेड यक्स से प्लस क्या कर दे बेटा, इसमें ध्यान दीजिएगा, जेड यक्स से, देखिएगा जेड यक्स से प्लस क्या कर दे, यहाँ पे प्लस हम किसका मास कर दें, ये देखिएगा, प्लस हम यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, Mn Z यक्स से दिया है, प्लस हम किसका मास कर दें, प्लस प्लस ये बंद करके प्लस Z यम्मी कर दें। इधर भी वही काम करेंगे, Mn Z-1 YA, और क्या हो जाएगा, प्लस Z यम्मी प्लस Q2 बाई C का स्क्वायर। ये देखो, ये तो पूरा हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया, एटॉमिक मास हो गया। इसको हम mx कहेंगे भाई, पेरेंट न्यूक्लियाई है ना, पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये डॉटर है, तो mx हो गया, ये पूरा एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको चेंज करना, तो यहाँ भी Z-1 लाना पड़ेगा। तो Z-1 लाने के लिए थोड़ा सा तरीका चलेंगे। ये देखिए Z-1 YA, ये देखिएगा, तो हम क्या कर दें, प्लस Z यम्मी माइनस यम्मी जोड़ दें, प्लस यम्मी, ठीक है, और प्लस यम्मी Q2 बाई C का स्क्वायर। समझे हैं लाइन, यम्मी और यम्मी बेटा क्या है, हमने माइनस यम्मी और प्लस यम्मी जोड़ दिया। अब देखिए सब मैथ्स का खेल है, जिसको मैथ्स आ गई दुनिया में सब कुछ आ गया। और बहुत ज़्यादा नहीं सीखना है, अब ये मत समझिएगा कि सर बहुत ज़्यादा हमको मैथ सीखना है। ठीक है, और ये देखिए 2 यम्मी हो गया, प्लस Q2 बाई कितना हो जाएगा, C का स्क्वायर हो जाएगा, Q2 बाई C का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये पूरा कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये पूरा ये क्या हो गया, ये एटॉमिक मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई है। अब जिससे भी रिप्रेजेंट किया गया हो एटॉमिक मास को, Mz से किया जा रहा है, My से किया जा रहा है, Mn से किया जा रहा है, Mp से किया जा रहा है, जिससे भी किया जा रहा है वो आप कर लीजिएगा। ये देखिए mx इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिएगा एटॉमिक मास यानी My हो गया, ये My हो गया, ये देखिए My हो गया, और प्लस 2 यम्मी और प्लस Q2 बाई क्या हो गया, C का स्क्वायर हो गया, प्लस Q2 बाई क्या, C का स्क्वायर हो गया। ये देखिए Q2 बाई C का स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, Q2 बाई C का स्क्वायर हो गया, ये देखिए इस तरह से हो गया, mx My प्लस 2me प्लस Q2 बाई C का क्या स्क्वायर हो गया। अब आपको Q2 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है बेटा, ध्यान दीजिएगा, Q2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जब Q2 की वैल्यू निकालनी है तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे mx माइनस My माइनस 2 यम्मी C का स्क्वायर। आप इसको चाहे तो याद भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद करने से ज़्यादा समझना है। बीटा माइनस में Q1 वैल्यू क्या होगी, mx माइनस My C का स्क्वायर, और बीटा प्लस इमिशन में क्या होगा, Q2 इक्वल टू mx माइनस My माइनस 2m इंटू C का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसी न्यूक्लियर रिएक्शन में बेटा एनर्जी कंजर्व होती है, मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इस पर जरा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कर लिया जाए। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कर लिया जाए। चलो भाई, ये क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्शन पे ही बेस्ड है। मैंने आपको देखिए क्यू वैल्यू न्यूक्लियर रिएक्शन का बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको कई लोग स्किप कर देते हैं, मतलब कई लोग का मतलब बच्चे आप लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, किसी से और कंपेरिजन नहीं है। ठीक है, हमारा कंपेरिजन, हमारी तुलना अपने आप से ही है। ठीक है, और हमारा कंपटीशन भी अपने आप से ही है। ठीक है, हमारा अपने आप से और आप लोगों का अपने आप से। इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा
किसी और से कंपटीशन ना आपका है ना हमारा है, अपने आप से ही सभी लोगों का कंपटीशन है। तो क्वेश्चन कर रहा है न्यूक्लियस विद द मास नंबर 220 इनिशियली एट रेस्ट emits an alpha particle if the Q value of a reaction is 5.5 mega electron volt. Calculate kinetic energy of alpha particle. आपसे kinetic energy जो है alpha particle का ये आपसे पूछा जा रहा है बेटा। तो calculate the kinetic energy of alpha particle क्या है, कैसे है, कौन सी चीज़ें हैं, उसको अब हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये बताओ, एटॉमिक मास जो है वह कितना दिया गया है? ये 220 दिया गया है। बोले भाई एटॉमिक मास कितना दिया गया है? ये 220 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा 220 जो एटॉमिक मास दिया गया है ये 220 दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? तो एटॉमिक मास जो है ये 220 दिया गया है। अब देखिए एटॉमिक मास 220 है और ये आपका क्या हो रहा है? रेस्ट पे है। तो जब ये इससे आपका मतलब इक्वेशन क्या है, जब इससे निकलेगा तो ये देखिए इसका तो इनिशियल मोमेंटम 0 है। अब देखिए एक जो बन रहा है वह क्या बन रहा है? 216 का बन रहा है और एक जो बन रहा है बेटा वह क्या बन रहा है? ये 4 मास का बन रहा है। मतलब ये अल्फा पार्टिकल है और ये जो भी हो, ठीक है, ये 4 मास का बन रहा है। तो कहा जा रहा है कि Q वैल्यू का मतलब दोनों का काइनेटिक एनर्जी, मतलब देखिए यहाँ जो Q वैल्यू का मतलब होता है ना वो काइनेटिक एनर्जी से ही मतलब होता है बेटा। तो बच्चों यहाँ जो Q वैल्यू का मतलब होता है वह काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड होता है, काइनेटिक एनर्जी से ही मतलब होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी ही होता है। तो याद रखिएगा ये कह रहा है कि इनिशियल मोमेंटम इसका 0 है और ये 216 है और ये कितना दिया गया है? 4 दिया गया है आपका। बताइए ये कितना दिया गया है? 4। तो अब ये बताओ K1 प्लस K2 कितना दे दिया है? मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर K1 होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी K2 होता है, तो K1 प्लस K2 इक्वल टू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया है। बोले इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब ये बताइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या होगा? अगर इसका मोमेंटम P1 होता है, इसका मोमेंटम P2 होता है, तो इन दोनों का मोमेंटम आपस में बराबर होगा। भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी तो न्यूक्लियर रिएक्शन में है, इस बात को मैंने बोला था कि नहीं? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है तो इन दोनों के मोमेंटम आपस में बराबर होते हैं। और जरा याद करिए K इक्वल टू P²/2m होता है। तो P इक्वल टू क्या होगा? P इक्वल टू क्या होगा? P इक्वल टू रूट में K1 इंटू 216 इक्वल टू 2K2 इंटू क्या 4 हो जाएगा। क्यों भाई इस तरह से आ जाएगा कि नहीं? ये देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ से K1 और K2 में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो जो K2 होगा वह कितना हो जाएगा? K2 इक्वल टू 54 K1 हो गया। ये देखिए K2 इक्वल टू 54 क्या हो गया? K1 हो गया। ये यहाँ से रिलेशन आ गया K2 इक्वल टू 54 क्या? K1। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, चलिए ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब हमको इन दोनों इक्वेशनों से क्या करना है? सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है? K2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, K1 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। आइए K1 की वैल्यू यहाँ रख दें। चलिए 2 की वैल्यू यहाँ से K1 की वैल्यू ले जाके यहाँ बेटा रख रहे हैं K1 की वैल्यू। तो बताइए K2/54 प्लस K2 इक्वल टू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या K2 ये हो गया तो 55/54 इक्वल टू 5.5, या K2 इक्वल टू 5.5 इंटू 54/55 यानी 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए K2 निकल गया कि नहीं? K1 अगर पूछा होता तो K1 भी आप निकाल सकते थे। इस K2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या K1 निकल जाएगा कि नहीं? भाई निकल जाएगा। तो यानी क्या आ गया? K2 की वैल्यू 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। याद रखिएगा जो हल्का फुल्का होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और जो हैवी मास होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा कम होती है। हैवी मास की काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है? कम होती है। तो ये आपका हो गया, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ठीक है, अब इसी पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो भाई देखो क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे कंपटीशन में उतना ही बेस्ट करेंगे। क्योंकि अभी मेरा टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही आपके लिए मस्त होगा, उतनी ही चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी होंगी। बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़बरदस्त करिए, ध्यान रखिए क्वेश्चन आपके ज़बरदस्त होने चाहिए। तो कह रहा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ O16 इज 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट and O70 is 7.75 mega electron volt. The energy required to remove a neutron from O17,
ठीक है, कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी न्यूट्रॉन को अगर हम निकाल रहे हैं तो कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। तो जरा इक्वेशन तो देख लें। ये बताओ O17 है, ऐसे से O16 बन रहा है और प्लस क्या है 0N1 बन रहा होगा, तभी तो मास नंबर बैलेंस होगा। ठीक है, यही चीज़ तो होगी। ठीक है, तभी तो मास। अब एनर्जी रिक्वायर्ड पूछ रहा है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब यानी क्यू वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्यू वैल्यू का मतलब क्या, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्या, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, ध्यान दीजिएगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ O17 माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ O16, ये तो होगा। यानी इसका मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ O17 का मतलब क्या होगा, 17 इसका एटॉमिक मास है बेटा। 17 में क्या करेंगे, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिया है, याद रखिएगा पर न्यूक्लियॉन दिया है, 7.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ O16 कितना हो जाएगा, O16 ये देखिए ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 7.97 हो जाएगा कि नहीं। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यानी कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा इसमें। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न इस पे पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन इज 1.0087 AMU कह रहा है। क्या कह रहा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन 1.0087 AMU एंड 1.0073 AMU कह रहा है। If the neutron and proton form a helium nucleus of mass इतना the binding energy, ठीक है, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी बताना है। तो चलिए भाई देख लीजिए, सबसे पहले इक्वेशन हम देखते हैं। क्या इक्वेशन क्या है, 1H2 प्लस 1H2 इक्वल टू क्या हो गया, 2He4 हो गया। क्यों भाई, यही तो हो गया। आप जानते हैं कि अगर मास mu में हो तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा, डेल्टा m इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये याद रखिएगा, अगर AMU में मास हो तो, और अगर kg में मास हो तो हम c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। मास डिफेक्ट क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो भाई मास ऑफ ये देखिए, अब बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे ये बताइए। इसमें कितना प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है इसमें, क्यों यही तो है। तो क्या हो जाएगा 2mp प्लस 2mn, देखिएगा 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन है, और माइनस मास ऑफ क्या, मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी के लिए 2mp, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है जरा देख लीजिए। तो भाई मास ऑफ प्रोटॉन का मास है 1.0073, ये हो गया। 2mn, प्रोटॉन का मास कितना है 1.0087। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है, देखिए मास ऑफ न्यूक्लियस 4.0015 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों यही तो है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो ये बताइए, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में क्या आता है हमारा, 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, अब ये मत कहिएगा सर आप इतना तेज़ी से क्यों लिख ले रहे हैं, बेटा करत करत अभ्यास तो हम लोग को ये क्वेश्चन याद हो गए हैं एक तरह से, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। लेकिन अगर डाटा की वैल्यू चेंज कर दी जाएगी तो हम लोग को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए बेटा मल्टीप्लाई करके इसको तैयार करना। नहीं तो देखो इसका मल्टीप्लाई करना, ये करना, इसमें टाइम टेकिंग है, क्वेश्चन में दम नहीं है, इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है दम है। तो इसलिए बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन है ये, जेई का आया हुआ प्रॉब्लम है, जेई का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करा है कि कंसीडर 4 रिएक्शन, आपको 4 रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कंसीडर 4 रिएक्शन, 4 रिएक्शन है आपका, ठीक है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और एटॉमिक मास के बीच का ग्राफ दिया गया है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और एटॉमिक मास के बीच का ग्राफ दिया गया है। कह रहा है कि A प्लस बी जो है वह C के बराबर है, C प्लस E माने एनर्जी, और C जो है A प्लस बी और एनर्जी के बराबर है। D प्लस E जो है F प्लस एनर्जी के बराबर है, और F इक्वल टू D प्लस E प्लस एनर्जी के बराबर है। तो जरा बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन कर्व अगर आप याद रखेंगे
तो मैंने आपको बताया था कि जो इधर का पार्ट होता है वो फ्यूजन रिएक्शन होता है, इधर का लाइट न्यूक्लियाई वह क्या होते हैं, फ्यूजन होता है उनमें, और इनमें क्या होता है, ये देखिए ये फिजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। लाइट न्यूक्लियाई जुड़ते हैं हमेशा और हैवी न्यूक्लियाई टूटते हैं हमेशा, तो इनमें फ्यूजन होगा, ये फिजन होगा। तो फिजन में ये सबसे हैवी न्यूक्लियाई है। तो जब ये हैवी न्यूक्लियाई है तो ये बेटा एफ जो है डी और ई में क्या है, टूटेगा। एफ जो है डी और ई में क्या होगा, टूटेगा। और फ्यूजन में क्या है, ए और बी मिलकर सी बनेगा, तभी तो एनर्जी पॉजिटिव होगी, नहीं तो एनर्जी निगेटिव हो जाएगी। अगर मान लीजिए सी और बी मिलके ए बनता है तो याद रखिएगा उस वक्त में एनर्जी निगेटिव हो जाएगी। और अगर डी और ई मिलके एफ होता है तो उस समय एनर्जी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो एनर्जी पॉजिटिव कब होगी, जब ए और बी मिलकर सी बनता है, लाइट न्यूक्लियाई जुड़कर हैवी न्यूक्लियाई बनाए, ठीक है। और हैवी न्यूक्लियाई क्या है, स्प्लिट हो, हैवी न्यूक्लियाई क्या हो, स्प्लिट हो। तो यहां पर क्या होगा, ये आपका देखिए कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी, ये देखिएगा ए प्लस बी क्या बन रहा है, ए प्लस बी जो बन रहा है सी प्लस एनर्जी बन रहा है, ये देखिए सी प्लस एनर्जी बन रहा है, मतलब ए प्लस बी सी प्लस एनर्जी बन रहा है, ये चीज हो रही है। और दूसरा क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा एफ जो है वह स्प्लिट कर रहा है डी प्लस ई और प्लस एनर्जी में। तो इसको कौन सा बता रहा है, कौन सा बता रहा है, यानी एक ये सही है, एक ये सही है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सही है, ए वाला ऑप्शन, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। कौन सा सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, फर्स्ट एंड फोर्थ सही है इसमें। चलो भाई क्वेश्चन देखो, एक जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है क्वेश्चन, बोर्स मॉडल का क्वेश्चन है, उसमें छूट गया था तो हम कहीं इधर कराने आ सकता है, भविष्य में फिर आ सकता है कहीं भी। देखिए मैंने रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर M1 और M2 दो मास एक दूसरे से अगर कंबाइंड हो तो मैंने आपको रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था बेटा, कि रिड्यूस मास का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही इस पे कह रहा है कि ये ध्यान दीजिए, कह रहा है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ टू मासेस M1 एंड M2 which are separated by a distance r. If we calculate its rotational energy applying Bohr's rule of angular momentum quantization, its energy will be given by, मतलब इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ द टू मासेस M1 एंड M2 which are separated by a distance r. If we calculate its rotational energy applying Bohr's, मतलब ये देखिए एक मास M1 दिया है, एक मास M2 दिया है, इस तरह से ये सेपरेट हैं। तो कहा जा रहा है कि रोटेशनल एनर्जी बताइए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व भी है, तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू क्या होगा, NH/2 पाई, क्यों ये होगा कि नहीं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अगर एंगुलर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ L²/I, जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ध्यान दीजिएगा I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अगर अब देखिए इसमें मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है, और आपका बोर्स भी यहां पे क्या है, इन्वॉल्व है, दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। तो बेटा मैकेनिक्स की भी थियरी थोड़ी जाननी पड़ेगी, मतलब M1 और M2 अगर दो मास हैं तो उनका हमको क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनके सेंटर ऑफ मास के थ्रू ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब M1 और M2 अगर हैं तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये दोनों अगर एक दूसरे से r दूरी पे हैं, ये देखिए अगर ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पे हैं, देखो अगर ये दोनों एक दूसरे से M1 और M2 एक दूसरे से अगर r दूरी पे हैं, M1 और M2 एक दूसरे से अगर r दूरी पे हैं, तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ध्यान दीजिएगा, इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये देखिएगा इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I इक्वल टू, मतलब M1 और M2 अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I इक्वल टू, देखिएगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू r का स्क्वायर, जहां म्यू रेड्यूस मास होगा, ठीक है। रेड्यूस मास का कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, ठीक है। ये देखिए भाई दोनों का, ठीक है, संयुक्त मास, इस तरह से भी डायरेक्ट भी आया हुआ ये क्वेश्चन एक बार नीट में है कि मतलब M1 और M2 दे दिया था और कहा था कि इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो I इक्वल टू M1 क्या, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। ये इनका मोमेंट, ये R स्क्वायर, ये इनका क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
और नहीं तो ऐसे करते जैसे R1 निकाल लेते, R2 निकाल लेते थे, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर सॉल्व करते, R1 प्लस R2 इक्वल टू R था, तो उससे भी यही आंसर आएगा। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब चलिए काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ यल क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या है 4 पाई का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m1 m2 r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ये देखिए यानी ये टोटल कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर m1 प्लस m2 अपॉन क्या हो गया पाई स्क्वायर m1 m2 r का स्क्वायर। अब बताइए इसको कौन सा सटीक इसको क्या है बैठा रहा है, कौन सा सटीक बताइए, कौन सा इसको सटीक बैठा रहा है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर m1 प्लस m2 पाई स्क्वायर m1 m2 r का स्क्वायर। तो इसको कौन सटीक बैठा रहा है आप बता सकते हैं, बोले भाई कौन सा इसको सटीक बैठा रहा है, ये वाला। अब भाई ये पाई नहीं दिया है इसमें, तो पाई तो किसी में नहीं दिया है, हाँ तो प्रोपोर्शनल हो सकता है, पाई को हटा दिया उसने, तो कौन सा ऑप्शन है सी वाला इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, तो ये सी वाला इसमें ऑप्शन सही है। अब देखिए बेटा न्यूक्लियर फिजन देखते हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन देखते हैं क्या है। तो देखिए जो न्यूक्लियर फिजन होता है हैवी न्यूक्लियस का स्प्लिट होना, टूटना, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। एंड द फ्यूजन में क्या होता है लाइट न्यूक्लियाई जब जुड़ते हैं और विथ एनर्जी तो उसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं। देखिए जो न्यूक्लियर फिजन का सिद्धांत था सबसे पहले ऑटो हान और स्ट्रासमैन ने दिया था। तो बाद में ये बड़ी गड़बड़ी हुई कि भैया ये काहे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, इनको कौन एक्सप्लेन करेगा। तो यन बोर, नील बोर और जे व्हीलर ने इसको क्या है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल नीट और जे के सिलेबस में नहीं है, हो सकता है केमिस्ट्री में हो लेकिन फिजिक्स में नहीं है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पे इसको क्या किया एक्सप्लेन किया, इसको एक्सप्लेन किया। मतलब जानकारी के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आएंगी पूछी जाएंगी, तो याद रखिएगा लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पे इसको क्या किया एक्सप्लेन किया। ठीक है, किसने, नील बोर एंड जे व्हीलर ने। तो क्या है स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस, स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइट न्यूक्लियाई इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, विथ लिबरेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा के साथ एक भारी न्यूक्लियस का 2 या 2 से ठीक है अधिक छोटे न्यूक्लियस में टूटना ही न्यूक्लियर फिजन कहलाता है, इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। तो क्या कहने का मतलब, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है, विथ एनर्जी इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिजन। इसको हम लोग न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। अब न्यूक्लियर फिजन में ठीक है आप लोगों को एटम बॉम्ब का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब 92 यूरेनियम 235 का जो कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ना है। तो मान लीजिए अब इसमें एग्जांपल देख लीजिए 92 यूरेनियम 235, ये देखिए 92 यूरेनियम 235 पे हमने क्या किया न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया। ये देखिए 92 यूरेनियम 235 पे हमने न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया। तो जब न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया तो याद रखिएगा ये क्या बन रहा है 56 बेरिलियम 141 प्लस 36 क्रिप्टन 92 और प्लस 30 N1 साथ में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, तो ये देखिए ये न्यूट्रॉन निकल रहा है। याद रखिएगा जो फिजन में जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उनको प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन कहते हैं। जैसे कई बार पूछा गया है प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन, जैसे थर्मल न्यूट्रॉन मैंने आपको बताया, ठीक है, जिनकी एनर्जी कम होती है उनको भाई थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन इसको कहते हैं। तो कहीं अगर ये वर्ड आए तो घबराना मत, यानी प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन इसको कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं इनको क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन निकलते हैं। और साथ में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा एनर्जी भी निकल रही है। ठीक है, और यहाँ जो न्यूट्रॉन की जो एवरेज संख्या होती है, ठीक है, एवरेज याद रखिएगा एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो करीब 2.5 होते हैं। ठीक है, और यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है, याद रखिएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब क्या 200 अपॉन यही तो होगा, और इसका ये एटॉमिक मास कितना है
235 है। देखिए 235 है कि नहीं एटॉमिक मास, तो 235 है। तो इसको जब हम करते हैं तो लगभग ये 0 पॉइंट क्या आता है, लगभग ये 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। कितना आता है? 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है ये। तो ये 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये फिजन रिएक्शन में याद रखिएगा, अगर हम यूरेनियम का फिजन करा रहे हैं तो याद रखिएगा एक बेरिलियम बनता है, एक क्रिप्टन बनता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी इसमें निकलती है। ये देखिए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें एनर्जी भी क्या है? निकल रही है। ठीक है बेटा। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इसमें एनर्जी भी निकल रही है और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसमें 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है। और लगभग 2.5 न्यूट्रॉन्स इसमें निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 2.5। अब एक बात याद रखिएगा, ठीक है, जैसे एक जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, 50 केजी जो यूरेनियम होता है, 50 केजी यूरेनियम 235 जो होता है, जानकारी के लिए 50 केजी यूरेनियम 235 जो होता है वह लगभग 4 × 10⁻15 जूल एनर्जी क्या रिलीज करता है। ये जानकारी के लिए भाई, अब जानते हैं ना एटम बम जो था जापान के शहर, ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा में गिरा था, तो 50 केजी अगर यूरेनियम गिरा दिया जाए, देखिए 4 × 10⁵ जूल एनर्जी मिलेगी। ये लगभग 20,000 टन TNT के बराबर होगा। TNT ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन आप लोग जानते होंगे, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो ये लगभग क्या होगा? ये 20,000, ठीक है, टन केजी नहीं, 20,000 टन TNT के बराबर होगा, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन के बराबर होगा। तो मतलब 50 केजी। तो अब बताइए ये कितना एनर्जी का ज़बरदस्त सोर्स है। अगर ये इस तरह से एनर्जी मिल जाए तो हम उसको कलेक्ट करके अच्छे काम भी कर सकते हैं, बुरे काम भी कर सकते हैं। जैसे बुरे काम अगर हमको विध्वंस करना हो, लेकिन याद रखिए आजकल तो ज़माने में एक छोटा सा एक जो वायरस दिख नहीं रहा है वह विध्वंस कर दे रहा है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो इसके अच्छे काम भी होते हैं, ऐसे काम जैसे आप न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका प्रोड्यूस करके बिजली का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। फिर उनमें भी आप तमाम तरह के, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में इनके आइसोटोप जो निकलेंगे उनका यूज कर सकते हैं, और भी कई चीज़ों में इनका यूज होता है बेटा। तो ये आपका न्यूक्लियर फिजन हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया? न्यूक्लियर फिजन के बारे में हमने आपको बताया। अब हम लोग इस पे देखेंगे बेटा, ठीक है, क्या देखेंगे अब इस पे? चेन रिएक्शन, क्योंकि ये चेन रिएक्शन बताता है। अब देखो बेटा चेन रिएक्शन देखते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि यूरेनियम 235 पे जब न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हो रहा था तो एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन निकल रहे थे। फिर ऐसे ही वह न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम से टकराते हैं और फिर ऐसे ही एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और ऐसे ये चेन रिएक्शन बढ़ता जाता है चेन रिएक्शन। ये मतलब ये जो चेन रिएक्शन है वह चलता जाता है ये चेन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी देखिए बेटा क्या कर रहा है, ठीक है, जैसे देखिए ये न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराया तो क्रिप्टन मिला, फिर बेरिलियम मिला, फिर ये लगभग 2.5 है, लेकिन हम 3 न्यूट्रॉन यहाँ दिखा रहे हैं। तो अब एक न्यूट्रॉन फिर एक यूरेनियम से टकराया, फिर ये न्यूट्रॉन फिर उसी यूरेनियम से टकराया, फिर देखिए इस तरह से ये क्या है, यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? बढ़ती जा रही है। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह से फिर ये चेन चलेगा, फिर ये न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम से टकराएगा, फिर ये न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम से, फिर ये न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम से। तो ऐसे ही आपके, ठीक है, ये चेन रिएक्शन चलती जाएगी, एक्सेलरेट होती जाएगी, ठीक है, और एनर्जी का रिलीजेशन जो है, एनर्जी का जो रिलीज हो रही है उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, दिन दूना रात चौगुना, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? तरक्की होगा। तो इसी रिएक्शन को चेन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें एक दो बातें आपको पढ़नी है। सबसे पहली चीज, जैसे ये जो चेन रिएक्शन बन रहा है या ये जो फिजन हो रहा है, उसके लिए एक साइज होनी चाहिए फिजनेबल मटेरियल का, मतलब यूरेनियम की एक साइज होनी चाहिए। अभी नहीं कि माचिस के तीली के बराबर, तीली की जो नोक के बराबर होता है यूरेनियम आपको मिल गया और कह दें सबको कि अरे हम आग लगा देंगे, सबको हम जला देंगे, एटम बम बना देंगे। नहीं, उसकी एक साइज होगी, उसी साइज के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो सकता है। तो
तो इसीलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्रिटिकल साइज क्या होती है। क्रिटिकल साइज क्या होती है उसको जरा देख लेते हैं। क्रिटिकल साइज क्या होती है, तो क्रिटिकल साइज क्या कहा जाता है, तो क्रिटिकल साइज क्या है, साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल। ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल मतलब जो मटेरियल फिजन हो रहा है जिसका, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल साइज कहते हैं। साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल, ध्यान देना, साइज ऑफ, ठीक है, फिजनेबल, ठीक है, मटेरियल इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल साइज कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, उसको क्रिटिकल साइज कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल इज कॉल्ड क्रिटिकल साइज कहा जाता है, कि मतलब जो भी होता है। अब इसी आधार पे सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, ठीक है, इसी आधार पे या क्रिटिकल साइज होती है। तो सुपर क्रिटिकल जिसमें चेन रिएक्शन एक्सेलरेट होती है, सब क्रिटिकल जिसमें चेन रिएक्शन डी एक्सेलरेट होती है, और भाई अगर क्रिटिकल होगा तो चेन रिएक्शन क्या है, कांस्टेंट रहेगी। तो उसी आधार पे ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसमें देख लेते हैं रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या होता है। रिप्रोडक्शन फैक्टर, आप जानते हैं जनसंख्या में भी रिप्रोडक्शन फैक्टर निकाला जाता है। रिप्रोडक्शन फैक्टर का मतलब होता है जन्म लेने वालों की संख्या अपॉन मरने वालों की संख्या। ये बायोलॉजी में, ठीक है, बायोलॉजी वाले पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ फिजिक्स में ये जो रिप्रोडक्शन फैक्टर है, ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्शन, ये जो रिप्रोडक्शन फैक्टर के है वह क्या है, रिप्रोडक्शन फैक्टर के क्या है, रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सॉरी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन, ठीक है, रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको रिप्रोडक्शन फैक्टर कहते हैं। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन फैक्टर। इसको रिप्रोडक्शन फैक्टर कहा जाता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए, अगर मान लीजिए पहली चीज, इफ द के इज इक्वल टू 1, अगर के इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, के इज इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब चेन रिएक्शन क्या होगा, कांस्टेंट एंड स्टेडी। ठीक है, ध्यान रखना, चेन रिएक्शन जो होगा, चेन रिएक्शन क्या होगा, कांस्टेंट एंड स्टेडी, सॉरी स्टेडी, कांस्टेंट और स्टेडी होगा। चेन रिएक्शन कांस्टेंट एंड स्टेडी होगा अगर के इक्वल टू 1 होता है। और इसमें जो साइज होती है, साइज ऑफ फिजनेबल, ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल साइज। और मास क्या कहा जाता है, मास इज कॉल्ड क्रिटिकल मास, उसको कहा जाता है। यही सिद्धांत आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का होता है। किसका होता है, ये सिद्धांत आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का होता है, याद रखिएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर, भारत में इसकी मात्रा इस समय बढ़ रही है। अभी भी विदेशों से हमको क्या करना पड़ता है, फ्यूल को मंगाना पड़ता है। ठीक है, जिस दिन न्यूक्लियर रिएक्टर की मात्रा बढ़ गई उस समय हमें 24 आवर बिजली क्या है, प्रोडक्शन होने लगेगा। तो याद रखिएगा, के इक्वल टू 1, चेन रिएक्शन कांस्टेंट एंड स्टेडी होता है। साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल, यहाँ जो साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल होता है, साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल इज कॉल्ड क्रिटिकल साइज एंड मास इज कॉल्ड क्रिटिकल मास, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। फिर दूसरा देखिए, इसमें दूसरा जो है, अगर मान लीजिए k इज ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है, k इज ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब चेन रिएक्शन एक्सिलरेट होगा। चेन रिएक्शन, देखिएगा, चेन रिएक्शन एक्सिलरेट होगा, देखिएगा, चेन रिएक्शन एक्सिलरेट हो रहा है। k इज ग्रेटर देन 1 है तो चेन रिएक्शन क्या हो रहा है, एक्सिलरेट हो रहा है। चेन रिएक्शन एक्सिलरेट होगा, देखिएगा, चेन रिएक्शन एक्सिलरेट होगा। ये एटम बॉम्ब का सिद्धांत है, ये एटम बॉम्ब में आता है, याद रखिएगा। एटम बॉम्ब में क्या होता है, के इज ग्रेटर देन, यानी उसमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं और मरते कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है मरते कम है, तो चेन रिएक्शन एक्सेलरेट होता है। एंड साइज ऑफ
ठीक है, एंड साइज ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल, एंड साइज ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल उसको कहा जाता है। साइज ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल। इसमें जो साइज होती है मटेरियल के बेटा वो क्या कही जाती है, सुपर क्रिटिकल कही जाती है। और मान लीजिए यही अगर K की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो चेन रिएक्शन जो होता है वह डी एक्सिलरेट होता है। अगर यही K की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो जो चेन रिएक्शन होता है वह क्या होता है, डी एक्सिलरेट होता है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट यही, अगर क्या होता है K लेस देन 1 होता है तो चेन रिएक्शन, यानी चेन रिएक्शन जो है वह क्या होगा, डी एक्सिलरेट होगा, एंड कम्स टू हॉल्ट, एंड कम्स टू हॉल्ट, और एक समय ऐसा आएगा कि हाल कर जाएगा, रुक जाएगा ये, ठीक है। K लेस देन 1 हो तो चेन रिएक्शन डी एक्सिलेट होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये चेन रिएक्शन क्या है, खत्म हो जाएगा, हॉल्ट कर जाएगा, कम्स टू हॉल्ट। और इसमें जो साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल होता है, साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल, ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ, ठीक है, फिजनेबल मटेरियल, ये जो फिजनेबल मटेरियल की साइज होती है, साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल इज कॉल्ड सब क्रिटिकल। क्या कहते हैं, सब क्रिटिकल कहते हैं, ये सब क्रिटिकल, साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल इज कॉल्ड सब क्रिटिकल कहते हैं। तो याद रखिए, अगर K = 1 है तो चेन रिएक्शन कांस्टेंट एंड स्टेडी है, एंड साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल क्या हो जाएगा आपका, क्रिटिकल साइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K > है, जो एटम बॉम्ब का प्रिंसिपल होता है, चेन रिएक्शन एक्सिलरेट होगा, और साइज ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल, साइज ऑफ मटेरियल जो है उसको क्या कहेंगे, सुपर क्रिटिकल कहेंगे। और यही अगर K लेस देन 1 है तो चेन रिएक्शन डी एक्सिलरेट होगा एंड कम्स टू हॉल्ट, एंड साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल इज कॉल्ड सब क्रिटिकल, साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल जो है उसको सब क्रिटिकल कहा जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में आती हैं। आप जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर बिजली प्रोडक्शन में आजकल सबसे बड़ा क्या है, यंत्र है, और सबसे फास्ट, सबसे बेस्ट इफ़िशियंसी वाला है। अगर हमको, ठीक है, फ्यूल मिल जाए, यूरेनियम मिल जाए, प्लूटोनियम मिल जाए, थोरियम मिल जाए, तो जैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं पानी से, विंड इलेक्ट्रिसिटी पवन चक्की से जो उत्पन्न करते हैं, कोयले से जो बिजली उत्पन्न होती है, उससे भी अच्छी और शानदार बिजली जो है, ठीक है, आपकी क्या है, इससे उत्पन्न होगी। इसको सबसे पहले फर्मी ने बताया था, क्योंकि भाई जब एनर्जी का सोर्स है, और जानते हैं कि जब एनर्जी पंखे पे गिरेगी, मतलब बिजली प्रोडक्शन में क्या होता है, टरबाइन होता है, टरबाइन का मतलब पंखा होता है, उस पंखे पे पानी गिरे, चाहे एनर्जी गिरे, चाहे हवा गिरे, जितना तेज वह घूमेगा, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये यंत्र मैंने यहाँ पे बनाया, इसको सबसे पहले फर्मी साहब ने बनाया था, मैं तो एक कंस्ट्रक्शन बस कर रहा हूँ उसका। तो ये देखिए, ये टरबाइन है। सारा खेल यही है कि अगर इस टरबाइन पे क्या है, चाहे एनर्जी, चाहे पानी, चाहे हवा, चाहे कुछ भी गिरे, और ये टरबाइन चक्कर लगाने लगा, तो भैया ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यानी सारा खेल यहीं पे है, ये जो टरबाइन है वह कन्वर्ट कर देगा। तो अब इसके लिए क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ होती हैं। सबसे पहली चीज़, हमको एक कंक्रीट की मोटी प्रोटेक्टिव शील्ड चाहिए, दीवार चाहिए। ये बहुत मोटी दीवार होती है ताकि हार्मफुल रेज जो है वो बाहर ना आए। तो ये देखिए, कंक्रीट की, ये जो हमने ब्लैक वाला बनाया, कंक्रीट की ये मोटी एक दीवार होती है, ठीक है। ये बहुत मोटी दीवार होती है क्योंकि इसके बाहर पर्सन, आदमी, व्यक्ति काम करते रहते हैं, तो ताकि हार्मफुल रेज जो है बाहर ना आए। फिर उसमें क्या होता है, ये देखिए, ये कूलेंट होता है, कूलेंट। कूलेंट ही मेन क्या काम करता है, ठीक है, ये क्या करता है, कूलिंग मटेरियल जो होता है, ये कूलिंग मटेरियल होता है, मतलब ये कूलिंग मटेरियल होता है जो हीट को जनरेट करता है ड्यू टू फिजन। आखिरकार मतलब जो फिजन हो रही है तो कोई तो ऐसा चाहिए कि जो हीट को जनरेट करे। तो ये जो कूलेंट होता है, ये कूलिंग मटेरियल होता है, जैसे वाटर होता है, या तो CO2 होता है, या तो नाइट्रोजन होता है। ये जो कूलेंट होता है, ये सब कूलेंट होता है। ये देखिए, सब कूलेंट ही है। ये कूलेंट आउट हो रहा है, ये कूलेंट इन हो रहा है, ये हीट एक्सचेंज है जो ये हीट को जनरेट करता है, क्योंकि जब तक हीट जनरेट नहीं होगी तब तक होगी नहीं। तो ये बेटा कूलेंट है। ये इसका कोर है,
इसी कोर में भी आपका मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर जो स्पीड को क्या करे, स्लो करे, उसको मॉडरेटर कहते हैं। देखिए दो चीज़ होता है, एक मॉडरेटर मतलब जो स्लो करे, एक होता कंट्रोलर, तुरंत आके खड़ा हो जाए, कंट्रोल कर दे, बहुत बेचैन किए हुए, बहुत एनर्जी उत्पन्न कर रहे हो, उसको कंट्रोलर कहते हैं। तो यहाँ जो मॉडरेटर होता है, याद रखिए जो स्पीड होता है मॉडरेटर, वो लाइट न्यूक्लियाई यूज करते हैं, जैसे ग्रेफाइट यूज करते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट यूज करते हैं, फिर आपका D2O हैवी वाटर यूज करते हैं, पैराफिन वैक्स यूज करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है बेटा कि यहाँ पे लाइट न्यूक्लियाई क्यों यूज किया जाता है। तो आप जानते हैं कि कोलिजन के सिद्धांत से अगर हैवी न्यूक्लियाई होगा, हैवी न्यूक्लियाई हम उसको यूज करेंगे। तो सिद्धांत जैसे ट्रक और साइकिल का टक्कर होता है, तो उस आधार पर ट्रक के टक्कर अगर होगा तो साइकिल की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे लाइट न्यूक्लियाई करते हैं ताकि उसकी स्पीड, न्यूट्रॉन की स्पीड को आसानी से, ठीक है, कम कर दिया जाए। तो इसीलिए लाइट न्यूक्लियाई मॉडरेटर यहाँ पे यूज होता है, ये ध्यान रखिए। ये देखिए ये फ्यूल एलिमेंट हैं, ये सब जो हैं ये फ्यूल एलिमेंट हैं। ये देखिए फ्यूल एलिमेंट, चाहे आप प्लूटोनियम का यूज कर रहे हैं, चाहे थोरियम का यूज कर रहे हैं, किसी का भी यूज कर रहे हैं, ये फ्यूल एलिमेंट होता है। और इसी में से रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रॉनों को कंट्रोल करने के लिए, ये देखिए कैडमियम की रॉड लगी हुई है। ये देखिए कैडमियम की रॉड लगी हुई है न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए। इस प्रकार से ये देखिए ये कैडमियम के, ये CD रॉड लगी हुई है, कैडमियम की रॉड हो गई, ठीक है भाई। तो न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए ध्यान दीजिए, ये कैडमियम की क्या हो गई, ये रॉड हो गई कैडमियम की, और ये कोर पार्ट होता है। ये देखो ये कोर पार्ट होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन हुआ, कूलेंट ने क्या किया, ठीक है, मतलब ये हीट एनर्जी निकली, तो ये कूलेंट ने उसको हीट में चेंज कर दिया। फिर ये हीट आपका टरबाइन पे गिरा, टरबाइन ने इलेक्ट्रिक जनरेटर, फिर उसके बाद भी जो हीट फालतू बची होती है उसको कंडेंसर द्वारा कंडेंस कर लिया जाता है और फिर वाटर के फॉर्म में इसमें भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। अब इसमें मेन हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, जेईई और नीट में क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसमें क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि फिजनेबल मटेरियल कौन होता है। तो यूरेनियम आइसोटोप, यूरेनियम 235, ठीक है, फिर थोरियम आइसोटोप, ठीक है, प्लूटोनियम आइसोटोप, प्लूटोनियम 239, ठीक है, 240, प्लूटोनियम 241। प्लूटोनियम बेस्ट आइसोटोप होता है इसमें, प्लूटोनियम जो होता है वो बेस्ट मटेरियल होता है इसमें, फिजनेबल मटेरियल में, ठीक। फिर इसमें पूछा जाता मॉडरेटर स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। मॉडरेटर क्या करता है, स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, हैवी वाटर होता है, पैराफिन वैक्स होता है, लाइट न्यूक्लियाई यूज किए जाते हैं। आप जानते हैं कि लाइट न्यूक्लियाई इसलिए कि ताकि इलास्टिक कोलिजन जब न्यूट्रॉन और इनके बीच हो तो न्यूट्रॉन को हम आसानी से रोक सकें। अगर हैवी न्यूक्लियस होगा तब तो भैया उसकी स्पीड और बढ़ा देगा, कम करने की बजाय उसकी स्पीड और बढ़ा देगा, ठीक है। जैसे ट्रक और साइकिल वाले के टक्कर में अगर ट्रक साइकिल वाले को मारता है तो साइकिल वाले की स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसीलिए लाइट न्यूक्लियाई का यूज किया जाता है, ठीक है। एम्स के असर्सन रीजन में भी क्वेश्चन आया था। कंट्रोल मटेरियल मतलब जो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं उनको कंट्रोल मटेरियल कहते हैं। और ये कैडमियम और बोरान की रॉड होती हैं। किसकी होती हैं, कैडमियम और बोरान की रॉड होती हैं। कूलेंट क्या होता है, कूलेंट इज द कूलिंग मटेरियल विच रिमूव्स द हीट जनरेटेड ड्यू टू द फिजन इन द रिएक्टर, वाटर, CO2, नाइट्रोजन, ये सब कूलेंट होते हैं। प्रोटेक्टिव शील्ड, कंक्रीट की एक मोटी दीवार होती है उसके चारों तरफ, जिसको हम प्रोटेक्टिव शील्ड कहते हैं, ठीक है। भारत का अप्सरा वाज द फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। अप्सरा जो था वह भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। और याद रखिए इसमें जो अवशेष निकलते हैं जो पदार्थ निकलते हैं उनका भी बड़ा यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो बचे फचे न्यूट्रॉन हो गए हैं, जो इसमें आइसोटोप्स निकल रहे हैं, उन सब का कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। और भी कई, ठीक है, रिएक्शन होते हैं, कई रिसर्च फील्ड होता है, उनमें इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये बेटा हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जिसको फर्मी ने बताया था। याद रहे मॉडरेटर, हैवी वाटर, पैराफिन वैक्स, ठीक है, या ग्रेफाइट, और कंट्रोल मटेरियल में कैडमियम या बोरान की रॉड होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन पे चलते हैं। चलिए भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन तो हमने बता दिया। अब देखिए फ्यूजन का मतलब क्या है। देखिए जब दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करते हैं इन फॉर्म ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आयरन से ज़्यादा चला जाएगा, आयरन से पहले ही रहेगा, ठीक है।
तो दो लाइट न्यूक्लियाई अगर कंबाइंड हो रहे हैं एक हैवी न्यूक्लियाइज के फॉर्म में और एनर्जी जो रिलीज हो रही साथ में, तो इस प्रक्रिया को हम फ्यूजन कहते हैं, इज कॉल्ड फ्यूजन। तो क्या कहने का मतलब है कि इन द न्यूक्लियर फ्यूजन टू और मोर देन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंड फॉर्म ऑफ ए सिंगल हैवी न्यूक्लियस। दो या दो से अधिक न्यूक्लियस जो है वह सिंगल न्यूक्लियस के फॉर्म में कंबाइंड होते हैं, उसी को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए देखिए एक सबसे बड़ी चीज होती है, इसके लिए हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होना चाहिए। प्रेशर करीब 10⁶ ATM होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁶ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। देखिए ठीक है, फॉर फ्यूजन हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर भी 10⁷ केल्विन से लेकर 10⁸ केल्विन तक होना चाहिए। 10⁷ केल्विन से लेकर 10⁸ केल्विन तक होना चाहिए। फ्यूजन में जैसे 1s2 ड्यूट्रॉन इस तरह से कंबाइन करता है, लेकिन किस पे? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। तो ये देखिए हीलियम बताता है 2He4 और साथ में 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी निकलती है। यही बेटा याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉम्ब का यही कॉन्सेप्ट होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब का यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको हाइड्रोजन मिल जाए तो आप भी हाइड्रोजन बॉम्ब बना लेंगे, लेकिन हाँ इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर, सबसे बड़ा कठिन काम है यही बनाना, तभी जाके ये हो पाएगा। अब देखिए कहा यह जाता है फ्यूजन इज मोर डेंजरस देन फिजन। मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब जो है एटम बॉम्ब से ज़्यादा शक्तिशाली है, यानी फ्यूजन इज मोर डेंजरस देन फिजन। क्या कारण है भैया? तो आप देख रहे हैं कि जो फ्यूजन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकला है वह 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास आया है, यानी बाइंडिंग एनर्जी ठीक है पर न्यूक्लियन किसमें? फ्यूजन में आ रहा 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिजन में ये जो आ रहा है वह 200 था ना, अपन कितना 235 लगभग 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो ये बताइए ठीक है, इसमें आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वह फिजन के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ज़्यादा है। तो बताइए ठीक है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, तो जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है तो फ्यूजन इज मोर डेंजरस देन फिजन, यानी फ्यूजन जो है वह फिजन से मोर डेंजरस है, ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर फ्यूजन में। अब याद रखिएगा एक होता है स्टेलर एनर्जी। स्टेलर एनर्जी क्या होती है? जो सूरज और तारों से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम लोग स्टेलर एनर्जी कहते हैं। एनर्जी रेडिएट्स फ्रॉम सन एंड स्टार्स इज कॉल्ड स्टेलर एनर्जी। उसको हम लोग स्टेलर एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेलर एनर्जी। ठीक है, सन रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 10⁻26 जूल पर सेकेंड। सूरज जो है वह, जानकारी के लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, 1 सेकेंड में 10⁻26 जूल एनर्जी को क्या करता है? सूरज रेडिएट करता है। ठीक है, और अबाउट 90% ऑफ मास ऑफ सन कंसिस्ट, कई बार पूछा है नीट में जेई में, अबाउट 90% ऑफ मास ऑफ सन कंसिस्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। 90% मास जो है आपका हाइड्रोजन और हीलियम के ठीक है बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने ये लेक्चर 2 में लेक्चर 3 आज हमने बता दिया। अब लेक्चर 4 भी इसी तरह से अपलोड कर देंगे। थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं चल पा रही है, ठीक है, उसको व्यवस्थित कर लेते हैं तो फिर लाइव क्लास पे आते हैं। अब लेक्चर 4 भी इसी तरह से अपलोड कर लेंगे बेटा। ठीक है, इसके आगे अभी न्यूक्लियाई में थोड़ा सा बचा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।